हाय एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 ऑफ लक्ष्मीकांत विच इज़ सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे पहले हम चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड चैप्टर 2 भी कर चुके हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा चैप्टर 1 एंड 2 थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो चैप्टर 1 जो हमने पढ़ा था ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसमें हमने देखा था कि कैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया आई थी, कैसे वो स्टैब्लिश हुई थी और कैसे उन्होंने ट्रेड से शुरुआत की थी। फिर 1757 से लेके 1857 तक उन्होंने हम पे राज किया। फिर 1857 से लेके 1947 तक हमारे ऊपर ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश क्राउन का राज था। तो ये दोनों ही अपने अपने टाइम में कुछ कुछ एक्ट लेके आए थे अपने प्रॉफिट के लिए ऑब्वियसली, और कैसे ये लोग फिर एडमिनिस्ट्रेशन करने लग गए हम पे, हुकूमत चलाने लग गए हम पे। तो हमने ये देखा था, और जो जो एक्ट ये लोग लेके आए थे हम लोगों ने उनको स्टडी किया था, क्योंकि वो हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से थोड़ा इंपॉर्टेंट है इस वजह से। इसके बाद हमने देखा था कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आता है, जिससे हमें फाइनली आज़ादी मिल जाती है। उसके बाद चैप्टर 2 मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जब हम आज़ाद हो गए, आज़ाद होने के बाद जो ये हमारा इंडिया है वो कैसे काम करेगा, मतलब क्या लॉज होने चाहिए, क्या कानून होना चाहिए, किस तरीके से हम लोग फंक्शन करेंगे। तो इस चीज़ के लिए हमें एक चीज़ चाहिए थी, वो था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात ये आई कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा कौन हमारा, क्योंकि चाहिए था ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग बनाएं विदाउट ब्रिटिशर्स के इंटरफेरेंस के। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक असेंबली बनाई गई जिसको नाम दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसका फॉर्मेशन हुआ, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने लोग थे, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ, ये हम देख चुके हैं चैप्टर 2 में। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया, 2 कमिटीज़ बनाई, एक बनाई मेजर कमेटी और एक बनाई माइनर कमेटी। बेस्ड ऑन जो जो मतलब काम थे असाइंड इन कमिटीज़ के मेंबर्स को, मतलब जो जो काम थे ना उन काम को डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद इन कमिटीज़ में उन काम को डिवाइड कर दिया। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम दिया गया ड्राफ्टिंग कमेटी को, जिसके चेयरपर्सन थे कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। इसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। इसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। तो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले ना थोड़ा सा ये जो चैप्टर है हमारा सेलिएंट फीचर्स का मतलब है मोस्ट नोटिसेबल फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इस चैप्टर को कवर करना है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर से ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। पहले आएगा प्रीएम्बल का मतलब है इंट्रोडक्शन। प्रीएम्बल के बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 1 से लेके, उसके बाद हम सारे शेड्यूल आर्टिकल 1 से कवर करेंगे, शेड्यूल्स कवर करेंगे, पार्ट्स कवर करेंगे। ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर से। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताना है, जब हम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे ना तो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे सामने आएगी, एक है अमेंडमेंट्स और एक है हमारे पास केसेस। तो कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव हुए हैं, कुछ नए आर्टिकल ऐड हुए हैं, पुराने डिलीट हुए हैं, मॉडिफाई हुए हैं, जिनको हमने अमेंडमेंट के थ्रू किया है। तो अब ये अमेंडमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो हमारा 42nd है एंड 44th अमेंडमेंट है। ये दोनों तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट्स हैं। ये 42nd को तो हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो आपको क्या करना है ना, 2 शीट बनानी है। उन शीट्स पे एक शीट पे आपको लिखना है सारे जितने भी हम अब नेक्स्ट चैप्टर से अमेंडमेंट्स को कवर करेंगे, वो अमेंडमेंट्स जैसे चैप्टर वाइज चैप्टर हम पढ़ते जाएंगे ना, वो आप उसमें लिखते जाना कि इस अमेंडमेंट से ये आर्टिकल ऐड हुआ था, ये एडिशन हुआ था, ये डिलीट हुआ था, जो भी उससे मॉडिफाई हुआ था वो। और दूसरा हम पढ़ेंगे केसेस, तो उन केसेस का क्या असर पड़ा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो ये 2 चीज़ आपको करनी है। मैं एक वीडियो बनाऊंगी ऑल्दो जिसमें मैं सारे अमेंडमेंट्स और सारे केसेस कवर करूंगी, बट ये आप खुद करना काम पेजेस पे लिखने वाला, जिससे आप एग्ज़ाम से पहले भी एक बार उसको रिवाइज़ कर लोगे ना तो आपको कम्प्लीटली वो अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये एक काम करना है। तो अब लास्ट चैप्टर में हमने कहाँ से छोड़ा था, चैप्टर 2 हमने डिस्कस कर लिया था, बट उसके PYQs हमने नहीं किए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किए थे, बट PYQs नहीं कर पाए थे। तो आज पहले हम थोड़ा PYQs को देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला है द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज। कौन थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, तो सच्चिदानंद सिन्हा, ये तो हमारे टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। KM मुंशी जी, ये हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। TT कृष्णामाचारी, ये जो थे ना हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। BN राव, ये है करेक्ट आंसर, ये थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली इन द ईयर 1946। जवाहरलाल नेहरू,
Muhammad Ali Jinnah and Sardar Vallabhbhai Patel were members of Constituent Assembly. No, Muhammad Ali Jinnah was not a member of Constituent Assembly. उसके बाद the first session of Constituent Assembly was held in January 1947. अच्छा, इसका जो एक्चुअल डेट है ना, ये आप लोग मुझे बताना कि कब हुआ था फर्स्ट सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का. उसके बाद हमारे पास है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950. ये भी गलत है, आप मुझे बताना कब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट हुआ था. और एक चीज़ और, इनैक्ट कब हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कमेंस कब हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. ये दो चीज़ों का ना डेट आप मुझे एग्जैक्टली कमेंट सेक्शन में बताना. अब जो इसका सही आंसर है वो होगा फर्स्ट, क्योंकि तीनों के तीनों ही गलत हैं. क्या द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज इन द ईयर 1946. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. उसके बाद जब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स in India in the Indian Constitution is based on the scheme provided in the किस में हुआ था, मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स, मॉन्टेग-चेल्सफॉर्म रिफॉर्म 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. इसका आंसर आप में से अगर किसी को पता है तो कमेंट में लिखना, बट इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. उसके बाद है हमारा द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर nominated by the British India, nominated by the Governor General, elected by the legislative assemblies of various provinces, और इलेक्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग. तो इसका अगर मुझे आंसर फॉर एग्जांपल नहीं भी पता है तो ये तो मुझे पता है नॉमिनेट नहीं हुए थे ना ब्रिटिश पार्लियामेंट से, ना ही गवर्नर जनरल से, और ना ही इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ने इनको इलेक्ट किया था. तो ऑब्वियसली आंसर ये करेक्ट है, इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वर. अब अगर ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया 2002 में और ये क्वेश्चन पूछा गया 2013 में. ये रेपिटेटिव क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है. इसी वजह से ना PYQs करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है ना हमारे पास रिपीट होते हैं. तो क्या है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दोज प्रोविंसेस, नॉमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, तो ये तो नहीं है. इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये एकदम करेक्ट है, अभी हमने देखा. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर ट्रू. इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइजी, एकदम करेक्ट, अडल्ट फ्रेंचाइजी के ऊपर बेस्ड नहीं था. इट रिजल्टेड फ्रॉम द डायरेक्ट इलेक्शन, ये तो साफ साफ गलत है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुए थे. इट वॉज अ मल्टी पार्टी बॉडी, एकदम करेक्ट. इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज़, एकदम करेक्ट. यानी कि हमारा A, C एंड D ये तीन ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, C ऑप्शन इज़ करेक्ट. तो ये थे हमारे PYQs. इनको आप ना एक बार अच्छे से देख लेना, और जितने ज़्यादा PYQs आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतने ज़्यादा PYQs आप प्रैक्टिस करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अब आते हैं हमारे चैप्टर 3 की तरफ, जो कि है हमारा सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सेलिएंट फीचर का मतलब है मोस्ट नोटिसेबल फीचर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो ये चैप्टर प्री के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चैप्टर मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ना कॉन्सेप्चुअल है. अब इस चैप्टर में हम जो भी कीवर्ड पढ़ने वाले हैं ना, अगर आपको वो नहीं पता है या नहीं समझ आ रहा तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब हम जो चैप्टर पढ़ेंगे ना वो इन्हीं कीवर्ड के बेसिस पे पढ़ेंगे. यही हम इन्हीं चैप्टर्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं. बट इस चैप्टर में ऐसा कुछ खास फ्री के पर्सपेक्टिव से तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने क्या किया है ना कि ये जो भी फीचर्स हमने जिस हमारे जो सोर्सेज हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जहाँ से हमने कुछ फीचर्स लिए हैं, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए. इनको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं. बट अगर समझ में ना आए कि क्या है ये फीचर्स, इतना डिटेल में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि हम इसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं इन कीवर्ड्स के ऊपर. तो डरने वाली कोई बात नहीं है इसमें. तो पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ यूनिक इन इट्स कंटेंट एंड स्पिरिट, दो बोरोड फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ सेवरल सेलिएंट फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज़. अच्छा, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो 1949 में बना है. ठीक, तब तक ना मतलब काफ़ी सारी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन बन चुके थे. तो हमारे पास ना ये अपॉर्चुनिटी थी कि हम बाकी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार पढ़ सकें, और जो फीचर्स हमें अच्छे लग रहे हैं, सूटेबल लग रहे हैं, वो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर सकें. और एग्जैक्टली यही हमारे लीडर्स ने किया भी. उन्होंने क्या किया, और मोर देन 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को उन लोगों ने पढ़ा, देखा, और उनमें जो जो फीचर्स उनको इम्पॉर्टेंट लगा कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होना चाहिए, वही उन्होंने ऐड किया.
तो वही हम अभी पढ़ने वाले हैं। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जब मैंने ये एक्ट पढ़ाया था आप लोगों को चैप्टर 1 में, तब भी मैंने ये मेंशन किया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, मोर देन 50% कॉन्स्टिट्यूशन, ऑलमोस्ट 60% कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना हमारा, वो इसी एक्ट से लिया गया है। तो फेडरल स्ट्रक्चर हमारा, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, इमरजेंसी पावर्स, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, इन सब के ऊपर हम सेपरेट चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, तो इनको हम डिटेल में वहाँ पे पढ़ेंगे। ये सारी फीचर्स हमने कहाँ से लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। नेक्स्ट जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ से हमने क्या लिया है? रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड बाई कैमरलिज्म। ये सारे फीचर्स हमने कहाँ से लिए हैं? यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ से हम लोगों ने क्या लिया है? यहाँ से हमने लिया है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, प्रीएम्बल, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो दो तरीके का होता है, एक होता है रिटन और एक होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। बट हमने अमेरिका वाला ऑप्ट किया है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये फीचर्स हमने अमेरिका से लिए हैं। उसके बाद है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये 3 फीचर्स हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। उसके बाद है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, डिवीजन ऑफ पावर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ये हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। इनमें से अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, फॉर एग्जाम्पल ये कॉन्करेंट लिस्ट क्या है नहीं पता, तो हम अभी चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम इनको डिटेल से देखेंगे। उसके बाद है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, सस्पेंशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ये पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिबर्टी, इक्वालिटी, यहाँ पे इक्वालिटी आएगा, इसको ठीक कर लेना आप लोग, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी हमने लिया है, एंड प्रिंसिपल ऑफ रिपब्लिक भी हमने फ्रांस से ही लिया है। उसके बाद है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सके, वो हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। उसके बाद रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल टर्म्स लिए हैं, जो हमारे प्रीएम्बल में हमने ऐड किए हैं। अभी नेक्स्ट चैप्टर है प्रीएम्बल, वहाँ हम ये देखेंगे अभी ये। उसके बाद है फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये भी हमने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो हमने अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से अक्रॉस द वर्ल्ड लिया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जा चुका है, और ये पूछा जाता है कई बार कि ये चीज़ हमने कहाँ से लिया है, ये चीज़ हमने कहाँ से लिया है। ऑल्दो अभी हम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम देखेंगे, बट ये स्टिल मैंने एक ही जगह इसको कर दिया है सोर्सेज को, ताकि ये याद करने में ईजी रहे। अब यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, आप यहाँ से ना बस आपको ध्यान से सुनना है। अगर आप यहाँ से इन पॉइंट्स को ध्यान से समझ लेते हो ना, सुन लेते हो, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मेजॉरिटी पार्ट है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, और ये एक्ट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में था। इस वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा बन गया। साथ ही इसके अलावा कुछ और भी मेन रीजंस हैं, जैसे जोग्राफिकल फैक्टर, यानी इंडिया इतना वास्ट एंड डाइवर्स है कि हमें सबको लेकर चलना था। एंड इतने बड़े एंड डाइवर्स रीजन को ना एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अगर देना है तो काफ़ी डिटेल में देना पड़ेगा। मतलब हर एक स्टेट को आपको कवर करना है, और इतना ज़्यादा डाइवर्स कल्चर है कि हर कल्चर को आपको रिस्पेक्ट करना है, और सबको मद्देनज़र रख के आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है इतने बड़े पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का। तो इस वजह से भी ये लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। साथ ही हमारा सेंटर एंड स्टेट दोनों के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ऑब्वियसली जब हम एक लार्ज पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा बनेगा ही। अब जैसे यूएस में क्या है, सेंटर का अलग है और सारे स्टेट्स का अपना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, बट हमारा एक ही है, और उसी को दोनों सेंटर एंड स्टेट दोनों फॉलो करते हैं। उसके बाद है हमारा हिस्टोरिकल फैक्टर, मतलब वही हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इतना बड़ा था, जिस वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बड़ा बन गया। तो अब इसमें अगर आप देखो तो कुछ ऐसा याद करने वाला है नहीं, इसको बस आपको सुनना है और समझना है, तो आप अपने आप लिख दोगे, इन पॉइंट्स को कवर कर दोगे। अब ये इट्स ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अब ये अभी देखा है हमने
कि काफ़ी सारे अलग अलग सोर्सेस से हमने काफ़ी सारे अलग अलग फ़ीचर्स लिए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। साथ ही अब इसके बाद ना ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब अगर हम इसको कंपेयर करें अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ना, तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अगर चेंज करना है आपको तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा रिजिड है, मतलब आप इजीली उसको बदल ही नहीं सकते हो। बट और इसके अपोजिट है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि इतना ज़्यादा इजी होना कि कोई भी फीचर हम कभी भी ऐड कर सकते हैं। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये ना ही ज़्यादा रिजिड है और ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, इनके बीच का है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना ना ही इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है हमारे लिए, ना ही इतना ज़्यादा ईजी है। अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कैसे होता है, किन किन प्रोविजन से होकर गुजरता है, ये सारा हम चैप्टर में कवर करेंगे। इसके ऊपर बेस्ड पूरा एक चैप्टर है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होता है, तो वहाँ हम इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे हमारा एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होता है। बट यहाँ थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ मैं आपको, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अमेंड होता है। तो ये आर्टिकल ना, ये चीज़ ना आर्टिकल 368 में मेंशन है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली अमेंड होगा कैसे। तो अब आर्टिकल 368 ना प्रोवाइड करता है अमेंडमेंट करने के लिए 2 तरीके। तो सबसे पहला तरीका ये है कि जो मतलब कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इजीली नहीं बदले जा सकते हैं। तो जैसे इसमें क्या होता है, जो इजीली नहीं बदले जा सकते हैं उनके लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी यानी 2/3 मेंबर्स, यानी अगर 67% लोग मान गए इस अमेंडमेंट के लिए देन ये अमेंडमेंट हो जाएगा। एंड सेकेंड इज़ स्पेशल मेजॉरिटी यानी 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, साथ ही रैटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। यानी मतलब किसी प्रोविज़न को चेंज करने के लिए ना हमें स्टेट्स की भी परमिशन चाहिए होती है। तो ये दोनों चीज़ें ना रिजिडिटी में आ जाते हैं, यानी कि वो प्रोविजंस जो कि चेंज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और दूसरा मेथड है वो है सिंपल मेजॉरिटी, जिसमें हमें सिर्फ 50% मेजॉरिटी चाहिए होती है किसी प्रोविज़न को चेंज करने के लिए। तो ये था कि किस तरीके से हमारा एग्जैक्टली अमेंडमेंट होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। मतलब कि फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, इसका मतलब ये होता है, फेडरल सिस्टम का मतलब ये है कि पावर्स जो है सेंटर और स्टेट के बीच डिवाइडेड है। दूसरा यूनिटरी बायस का मतलब ये होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सुप्रीम है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना इन दोनों ही चीज़ों पे काम करता है, इसीलिए फेडरल सिस्टम है विथ यूनिटरी बायस। मतलब कि अब जैसे हमें पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सम हाउ स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल एंड बड़ी है। अब इसको अगर हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के कंपैरिजन में देखें ना, तो अमेरिकन डेमोक्रेसी एक फेडरल डेमोक्रेसी है। यानी फेडरल डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि 2 गवर्नमेंट, यानी कि 2 सरकारें होती हैं, एक सेंट्रल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। तो ये फीचर अमेरिका में भी है और इस साथ ही इंडिया में भी है। इंडिया में भी स्टेट गवर्नमेंट है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट है। दूसरा डिवीजन ऑफ पावर्स, यानी कि स्टेट एंड सेंटर के बीच ना कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सेंटर ही लॉ बना सकता है, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्टेट ही लॉ बना सकता है। यानी सेंटर और स्टेट के बीच वो सब्जेक्ट्स डिवाइडेड है। उसके बाद आता है हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी इन जनरल जो फेडरेशन में जो गवर्नमेंट चलती है ना, फेडरल गवर्नमेंट जो होती है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पर ही चलती है। उसके बाद है हमारे पास सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है जो फेडरल प्रोविजंस है, यानी वो प्रोविजन जो सेंटर और स्टेट के बीच के रिलेशन को डिफाइन करते हैं, उनको बदलना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, यानी काफ़ी ज़्यादा रिजिड है। तो ये जो फीचर्स थे ना, ये हमारे कुछ फेडरल फीचर्स थे। कौन कौन से फीचर्स, एक बार इनको दोबारा रिवाइज करते हैं। 2 गवर्नमेंट, सेंटर एंड स्टेट, डिवीजन ऑफ पावर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड साथ ही इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाईकैमरलिज्म। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि आपको फेडरल सिस्टम में देखने को मिलती हैं। तो ये सारे फीचर्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, इसी वजह से फेडरल सिस्टम तो है। इसके बाद आता है साथ ही जैसे मैंने बताया यूनिटरी फीचर्स। यूनिटरी फीचर्स यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही पावरफुल है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को कोई उस चीज़ के ऊपर कोई लॉ बनाने का हक नहीं है, एक तरीके से देखा जाए। इसी वजह से हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो थोड़ी सी सुप्रीम है स्टेट गवर्नमेंट से। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट है हमारे यहाँ यूनिटरी बायस भी है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंटर ही सुप्रीम है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें स्टेट अपने अकॉर्डिंग लॉ बना सकता है, तो वो दोनों ही डिवाइडेड है। इसी वजह से जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये प्योरली फेडरल नहीं है और ना ही ये प्योरली यूनिटरी है। बट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्योरली फेडरल सिस्टम पे है, फेडरल डेमोक्रेसी है उनकी। हमारी क्या है, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। अब जैसे मैंने बताया आपको यूनिटरी फीचर्स, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिंगल पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट
के बारे में बताता है वो है कुछ कुछ जगह सेंटर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड ये ना हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन वाले चैप्टर में। अब जो नॉन फेडरल या यूनिटरी फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हैं जैसे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। अब अमेरिका में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका में नहीं है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट का अलग है, सेंटर का अलग है। देन कम सिंगल सिटीजनशिप, यूएस में 2 सिटीजनशिप है, सेंटर की अलग सिटीजनशिप है, स्टेट की अलग सिटीजनशिप है, हर एक स्टेट की वहाँ पे सिटीजनशिप है। बट हमारे यहाँ कुछ नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ इंडियन वही हमारी सिटीजनशिप है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट अमेरिका ये काफ़ी ज़्यादा रिजिड है, हमारे यहाँ कुछ कुछ प्रोविजन है जो फ्लेक्सिबल भी हैं। उसके बाद इंटीग्रेटेड जुडिशरी, देन अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, हाँ, ऑल इंडिया सर्विसेज, एमरजेंसी प्रोविजंस एंड सो ऑन। तो ये था हमारा फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ हो। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब हमारे पास ऑप्शन था कि या तो हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑप्ट करें या फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑप्ट करें। बट हमने ये ब्रिटेन से इंस्पायर होकर पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही ऑप्ट किया। और पार्लियामेंट्री सिस्टम को वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। ऑल्दो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंस्पायर होकर लिया था, बट कुछ डिफरेंसेस हैं। मतलब यहाँ के पार्लियामेंट्री सिस्टम में और ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम में 2 मेजर डिफरेंसेस हैं। जैसे इंडियन पार्लियामेंट इज़ नॉट अ सोवरेन बॉडी लाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी वहाँ का जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, बट इंडिया में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। साथ ही ब्रिटिश स्टेट हैज़ हेरिडिटरी हेड वाइल द इंडियन स्टेट हैज़ एन इलेक्टेड हेड। मतलब कि ब्रिटेन में मोनार्की फॉलो होती है, बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है। रिपब्लिक कंट्री का मतलब है कि जो हमारा हेड ऑफ़ द स्टेट होगा, यानी कि जो हमारा प्रेसिडेंट होगा ना, वो इलेक्ट होकर आएगा, यानी कि वो चुन कर आएगा। तो लेकिन ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं है। ब्रिटेन में मोनार्की हेरिडिटरी चीज़ें चलती आ रही हैं। हम मोनार्की या हेरिडिटरी वर्जन पर बिलीव नहीं करते, हम एकदम प्योर डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं। अब इसके अलावा बुक में ना पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया के कुछ फीचर्स दे रखे हैं, तो उसको आप लोग एक बार रीड कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। यानी कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ जुडिशियल सुप्रीमेसी है, यानी जो कोर्ट्स हैं, जो जुडिशरी सिस्टम है, मतलब वो सबसे बड़ा एंड पावरफुल है, सुप्रीम है। अब कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी है जहाँ पार्लियामेंट सबसे ज़्यादा सोवरेन है। फॉर एग्जांपल ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम है। मतलब अगर वहाँ के पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी डिसीजन को ओवररूल कर सकता है, यानी कि बदल सकता है। और अमेरिका में जुडिशरी जो है वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। और इन दोनों ही एक्सट्रीम वर्जन्स के बीच के बैलेंस को इंडिया ने अपनाया है। यानी कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, साथ ही जुडिशियल सुप्रीमेसी नहीं है, बट एक बैलेंस बना हुआ है कि जुडिशरी के पास इस बात की शक्ति है कि वो पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के किसी भी काम को रिव्यू कर सकती है कि क्या ये जो भी काम कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दैट्स वाई इसको हम सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी बोल रहे हैं। यानी कि इन दोनों के बीच का ही, ना ही ये एक्सट्रीम है और मतलब ना ही एक्सट्रीम पार्लियामेंट सोवरेनिटी, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सोवरेन है, और ना ही जुडिशियल सुप्रीमेसी है। तो इन दोनों के बीच का रास्ता इंडिया ने अपनाया है। इसके बाद है हमारे पास इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसका मतलब यही है कि हमारे पास एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। वो टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है एंड देन बॉटम में हमारा हाई कोर्ट है, और हर एक स्टेट के पास अपना हाई कोर्ट है। और अगर हमें हाई कोर्ट से फिर अपील करनी है तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, हमें हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, और हाई कोर्ट के बाद हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो इसका मतलब है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स। ऑल्दो हम ये पढ़ेंगे इसका पूरा चैप्टर, ये जुडिशरी का भी पढ़ेंगे, पार्लियामेंट का भी पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स का भी पढ़ेंगे, तो वहाँ हम इनको और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। अब जैसे मैंने आपको ये बताया कि इसके ऊपर हम पूरा पढ़ेंगे भी डिटेल में इस चैप्टर को, फंडामेंटल राइट। यहाँ अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ ना, तो फंडामेंटल राइट का मतलब ये है कि बाय बर्थ, जब से हम पैदा होते हैं तब से हमारे पास कुछ राइट होते हैं जिन राइट को हमसे कोई भी नहीं छीन सकता है। और इस राइट को हम क्लेम भी कर सकते हैं। अगर किसी ने हमसे छीनने की कोशिश की तो इसके अगेंस्ट हम हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट हम एक्शन ले सकते हैं।
तो फंडामेंटल राइट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर है और इसको हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते भी हैं। और जब हम इसको करेंगे ना, मतलब काफ़ी डिटेल में करेंगे और इनको आपको टिप्स पे याद करना पड़ेगा फंडामेंटल राइट्स को। तो उसके बाद है हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं, इनको नोबल फीचर भी कहा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और ये बेसिकली सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए इनको ऐड किया गया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को। और फंडामेंटल राइट को ऐड किया गया था पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए। तो ये आप याद रखना। उसके बाद ये जो है ना, ये दोनों ही चीज़ें और साथ ही फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये तीनों ही चीज़ें हम काफ़ी डिटेल में करेंगे, तो इसका कुछ टेंशन नहीं है, इसको बस अभी आप एक बार रीड कर लेना। इसके बाद है सेक्युलर स्टेट। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो स्टैंड करता है सेक्युलरिज्म की तरफ। हेंस इट डज़ नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इंडियन स्टेट। ना ही किसी स्टेट का कोई अपना रिलीजन है, ना ही इंडिया का एज अ स्टेट कोई अपना रिलीजन है। सो हम सेक्युलर हैं और हम किसी भी एक स्टेट को प्रमोट नहीं कर, किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करते हैं। उसके बाद है हमारे पास यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। सो इस मेथड को हमने ऑप्ट किया अपने इलेक्शंस के लिए, मतलब कि एवरी सिटीज़न हु इज़ नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज हैज़ अ राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, लिटरेसी, वेल्थ एंड सो ऑन। मतलब कि जो भी 18 साल से ऊपर है उसको वोट देने का पूरा हक है। उसके साथ किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं हो सकता है किसी भी चीज़ को लेके। तो ये बेसिकली हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं अपने इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए। इसके बाद है हमारे पास सिंगल सिटीज़नशिप। ये हमने अभी डिस्कस किया था कि इंडिया हमारी जो है सिर्फ एक ही सिटीज़नशिप है, इंडियन सिटीज़नशिप। इसके अलावा ना ही किसी स्टेट की कोई अपनी सिटीज़नशिप है, सिर्फ इंडिया की सिटीज़नशिप है। और इंडिया एक ही सिटीज़नशिप बेसिकली प्रोवाइड करता है हमें। उसके बाद है इंडिपेंडेंट बॉडीज़। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है नॉट ओनली प्रोवाइड्स फॉर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट बट इट ऑल्सो स्टैब्लिशेस सर्टेन इंडिपेंडेंट बॉडीज़, जैसे कि हमारे पास है इलेक्शन कमीशन। ये इंश्योर करने के लिए कि हमारे जो इलेक्शंस हैं वो एकदम फेयर तरीके से हो रहे हैं। उसके बाद है कॉम्पिट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनका काम है अकाउंट्स को ऑडिट करना सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट के। तो ये कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं अपार्ट फ्रॉम लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये बनाया था हमने ताकि हम इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकें और फेयरली हम लोग काम कर सकें। सिमिलरली यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ की तरह इस्टेब्लिश किया गया है। देन है हमारे पास इमरजेंसी प्रोविजंस। ये भी हम काफ़ी डिटेल में ये भी चैप्टर पढ़ेंगे। 3 तरीके की इमरजेंसी होती है हमारे पास, नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। किस ग्राउंड पे लगती है, वो क्यों लगती है, कौन लगाता है, कब उस इमरजेंसी को हटाया जा सकता है, किस आर्टिकल में ये इमरजेंसी मेंशन है। तो ये भी हम काफ़ी डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है हमारे पास 3 टियर गवर्नमेंट। तो इसका मतलब इनिशियली क्या था ना, हमारे पास ड्यूअल गवर्नमेंट था, मतलब सेंटर और स्टेट। पर 3 टियर गवर्नमेंट है, ये 73rd एंड 74th अमेंडमेंट से ये एक्ट हुआ है, अमेंडमेंट एक्ट से ये ऐड हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये बेसिकली लोकल लेवल की बात करता है, मतलब पंचायत की बात करता है, रूरल लोकल गवर्नमेंट की बात करता है। ये जो है ना, ये हमारा पार्ट 9 में मेंशन है, शेड्यूल 11 में। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे अभी। बट ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट से ये ऐड हुआ था। उसके बाद है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको ऐड किया गया था 2011 में। इसने राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक फंडामेंटल राइट इसने ऐड कर दिया था। और एक नया DPSP भी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी इसने ऐड किया था। तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद है हमारे पास क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि जब हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, मतलब पूरे तरीके से बन गया, तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग थे, क्रिटिक्स थे, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज़ किया। फॉर एग्जांपल, पहला बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स नथिंग न्यू एंड ओरिजिनल। दे डिस्क्राइब्ड इट एज अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन और अ बैग ऑफ बोरोइंग्स। मतलब कि इनका कहने का मतलब ये था कि कुछ भी हमने अपनी तरफ से नया ऐड नहीं किया है, जस्ट इधर उधर किसी भी कंट्री के रैंडम फीचर्स को हमने उठा के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया है। तो ये
उनका क्रिटिक्स का कहना था। नेक्स्ट, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो मेजॉरिटी पार्ट है ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ऐड हुआ था। तो ये सेकंड पॉइंट है, कार्बन कॉपी ऑफ द 1935 एक्ट, क्योंकि हमारा मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन वहीं से एडेड था। तो काफ़ी लोगों का कहना था, काफ़ी क्रिटिक्स का कहना था कि नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, कार्बन कॉपी है खाली 1935 के एक्ट की। तो कुछ नया नहीं किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपनी तरफ से, इसमें जस्ट उसी एक्ट को थोड़ा बहुत रीफ्रेश करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया है। उसके बाद है अन इंडियन और एंटी इंडियन, मतलब कि इट डज़ नॉट रिफ्लेक्ट द पॉलिटिकल ट्रेडिशंस एंड द स्पिरिट ऑफ इंडिया। इनका कहने का मतलब था ना कि ये फॉरेन नेचर में है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको ऑप्ट किया था। तो इनका कहने का मतलब था कि काफ़ी ज़्यादा एंटी इंडियन है, इंडियंस की तरह नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हमने फॉरेन नेचर से इंस्पायर होकर डाल दिया है। कुछ कुछ अनसूटेबल चीज़ थी जो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया, अनवर्केबल चीज़ थी, तो इनका ये कहना था। उसके बाद है एन अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एन अन गांधीयन बिकॉज इट डज़ नॉट कंटेन द फिलोसफी एंड आइडियल्स ऑफ महात्मा गांधी। तो बेसिकली इनका ये कहना इसलिए था ना, क्योंकि कुछ हद तक अगर आप देखो, जो गांधी जी थे वो हमारे गांव पंचायत, विलेज पंचायत, इन सब चीज़ों पे कुछ ज़्यादा ही इंक्लाइंड थे। बट हमारा जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये पूरा ही प्रॉपर मॉडर्नाइज वे से बना, क्योंकि एक तो ये ब्रिटेन से इंस्पायर था, यूएस से इंस्पायर था। तो इस वजह से इन लोगों का कहना था ना कि काफ़ी ज़्यादा अन गांधीयन है ये, और लोकल लोगों के लिए कुछ इसमें खास किया नहीं गया है, जिसके लिए गांधी जी काफ़ी लोकली काम करते थे। इन लोगों का कहना था कि कुछ लोकल रूरल एरियाज़ के लिए कुछ खास इन्होंने किया नहीं है। उसके बाद एलिफेंटाइन साइज़, ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा साइज़ का कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा अक्रॉस द वर्ल्ड। एक है अलबामा करके है शायद, ये एक ना स्टेट है यूएस का, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी बड़ा है, हमसे भी बड़ा है। मतलब अगर अराउंड द वर्ल्ड देखा जाए तो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन अलबामा का ही है। बट ये स्टेट है कि एक कंट्री नहीं है। अगर हम ओवरऑल कंट्री वाइज देखें तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है। उसके बाद है पैराडाइज ऑफ द लॉ। इसका मतलब ये है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू लीगलिस्टिक एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कि बहुत ज़्यादा इसमें लॉज एडेड हैं, काफ़ी क्योंकि काफ़ी बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और टाइम टू टाइम इसमें काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट्स भी ऐड होते गए हैं। तो लोगों को लगता है कि ये काफ़ी बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनता जा रहा है, और ये काफ़ी मतलब लीगल है, काफ़ी ज़्यादा लॉ इसमें एडेड है एक तरीके से देखा जाए तो। उसके बाद है हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स थे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे। अब एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, इस चैप्टर से ना 2 क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं मेंस के लिए। तो वो 2 क्वेश्चन हैं ये, एक तो है ये डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्सप्लेन हाउ दे कंट्रीब्यूट टू इट यूनिकनेस। ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है, और ये जितने भी हमने ये वाले पॉइंट्स पढ़े हैं ना, इन पे ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। ये यहाँ से जो भी हमने ये पॉइंट्स पढ़े, इन पे बस 2-2 लाइन का भी अगर आप प्रिपेयर कर लोगे ना पैराग्राफ, तो दैट वुड बी इनफ। तो ये कर लेना। और दूसरा क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन पॉइंट्स को आप प्रिपेयर कर लेना लक्ष्मीकांत से, तो आपका ना मेंस के लिए चैप्टर एकदम प्रॉपरली रेडी हो जाएगा। तो ये था हमारा, मतलब ये 2 क्वेश्चंस जो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे मेंस के पर्सपेक्टिव से, ये मैंने ऐड कर दिए हैं। इन दोनों को आप याद से प्रिपेयर कर लेना। देन इसके बाद मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं प्रीलिम्स पॉइंटर्स में, एक बार उनको देख लेते हैं। उसके बाद है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द लेंथीएस्ट ऑफ ऑल द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, एलैबोरेट येट डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, ये हमें पता है। और ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इसमें हमारा एक प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 स्केड्यूल्स थे। बट आज की डेट में हमारे पास एक प्रीएम्बल है, 440 आर्टिकल्स हैं, 12 स्केड्यूल्स हैं एंड 25 पार्ट्स हैं हमारे पास, और इन सबको हम पढ़ेंगे। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वहाँ हम आर्टिकल नंबर 1 से पढ़ना शुरू करेंगे। वहाँ से पहले प्रीएम्बल पढ़ेंगे, प्रीएम्बल के बाद फिर आर्टिकल 1 से हम लोग इसको पढ़ना शुरू कर देंगे। उसके बाद ये फैक्टर्स हम देख चुके हैं जिस वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो एलिफेंटाइन साइज़ का बन गया था। उसके बाद जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है प्राउडली claimed that the Constitution of India has been framed after ransacking all known constitution around the world of the world. The philosophical part यानी कि जो फंडामेंटल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अमेरिकन एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ नीदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल बट अ सिंथेसिस ऑफ बोथ, ये हमें पता है। उसके बाद है इवन दो द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ लार्जली बेस्ड ऑन ब्रिटिश पैटर्न बट देयर आर सम फंडामेंटल डिफरेंसेस, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। जो पार्लियामेंट है वो हमारा सोवरेन बॉडी नहीं है, सुप्रीम नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, बट ब्रिटिश
ब्रिटेन में ब्रिटिश पार्लियामेंट सुप्रीम है। उसके बाद जो इंडियन स्टेट है वो रिपब्लिक है, यानी कि जो हमारे हेड ऑफ़ द स्टेट है वो इलेक्ट होके आएंगे, यानी कि हमारे प्रेसिडेंट। पर ये जो ब्रिटिश में है ये मोनार्की चलती आ रही है। उसके बाद अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने प्रैक्टिस के पर्पस से निकाले हैं। इनके आंसर्स ना आप लोग खुद ही लिखोगे कमेंट सेक्शन में, इनके आंसर्स मैं नहीं बताऊंगी। तो पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट मैचिंग ऑफ द कंट्रीज़ एंड द बोरोड फीचर ऑफ द। एक काम करें या फिर इनको नेक्स्ट वीडियो में करें, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस जो हमारे चैप्टर 3 है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड PYQs भी हैं इसके। एक सेकेंड, PYQs मैंने इसमें ऐड नहीं किया, चलो मैं नेक्स्ट में ऐड कर दूँगी। तो इसके हम लोग ना ये क्या नाम है, प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड PYQs इसके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर 4 हम लोग कवर करेंगे प्रीएम्बल के बाद फिर हम एक एक आर्टिकल पढ़ना शुरू करेंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।